नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में यूपी पीसीएस जीएस पेपर 2 में जो गवर्नेंस प्रशासन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसके 8 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। 2022 में प्रश्न पूछा था कि ई गवर्नेंस से संबंधित उमंग योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो ई गवर्नेंस से कोई सवाल आए तो एक हम उसमें योजना बता सकते हैं। उमंग योजना भारत सरकार की योजना है, उमंग योजना, जो ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए है। इस उमंग स्कीम में क्या क्या बातें हैं उसको देख लें। एक रेफरेंस में एक योजना ध्यान रहे ई गवर्नेंस के लिए, गवर्नेंस में सुधार कैसे हो, भ्रष्टाचार कैसे हटे, या जनता तक कैसे योजनाओं का लाभ पहुँचे, इन सब में ई गवर्नेंस एक प्रभावी भूमिका निभाता है। और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग योजनाएं हैं, उसमें से एक है उमंग योजना। इसकी क्या विशेषताएं हैं देखते हैं। उमंग एक मोबाइल ऐप है। उमंग मोबाइल ऐप भारत सरकार का एकल एकीकृत सुरक्षित मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है। यह केंद्र तथा राज्य के विभिन्न संगठनों के उच्च प्रभाव वाली सेवाओं पर पहुंच है। उमंग का मतलब हुआ यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग माने यूनिफाइड मोबाइल ऐप, MA, उमंग में जो MA है इसका मीन्स हुआ मोबाइल ऐप। यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस, फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये फुल फॉर्म ध्यान रहे उमंग की। जब भी ई गवर्नेंस वाला प्रश्न आए या गवर्नेंस वाला प्रश्न आए तो उसमें एक योजना आ जाएगा उमंग योजना। उमंग योजना के माध्यम से सरकार जो है ई प्रशासन को बढ़ावा दे रही है। यूनिफाइड मोबाइल ऐप, ऐप माने एप्लीकेशन, यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नमेंट, फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग योजना की विशेषताएं, यह लगभग 13 भाषाओं में उपलब्ध है। ये ध्यान रहे कि 13 भाषाओं में उमंग ऐप चलता है, 13 भाषाओं में। और पारदर्शी एवं एकीकृत दृष्टिकोण है इसकी। सुरक्षित एवं बहुस्तरीय है। पंजीकरण में सरलता, उपयोगकर्ताओं में सहजता, केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय, ये पॉइंट नोटेबल है। केंद्र एवं राज्य के बीच में समन्वय बढ़ाता है उमंग योजना। वो जो उमंग मोबाइल ऐप है वो केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय को बढ़ाता है। लगभग 22,000 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। ये भी ध्यान रहे कि लगभग 13 भाषाओं में उपलब्ध है, 22,000 योजनाओं, 22,000 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। केंद्र एवं राज्य के मध्य समन्वय को बढ़ाता है। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आसान पहुंच है। 300 से अधिक विभागों के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म, यहाँ पे कई सारे विभाग जो हैं वो एकीकृत किए गए हैं उमंग पोर्टल पे। उमंग डिजिटल इंडिया से जुड़ी एक पहल है जो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में उपस्थित NRIs को भी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उक्त सेवाओं से अधिकतम नागरिकों का अधिकतम हित तथा प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके की जा रही है। तो ये उमंग योजना की क्या क्या बातें हैं। एक तो 13 भाषाओं में उपलब्ध है, ये ध्यान रहे 13 भाषाओं में उपलब्ध है तो समावेशिता बढ़ेगी इससे। फिर कई सारे विभाग जो है 300 से अधिक विभाग इसमें एकीकृत हैं, ये पॉइंट ध्यान रहे। और लगभग 22,000 से ज़्यादा सेवाएं जो है ये उपलब्ध कराती हैं। केंद्र और राज्य के बीच में संबंध को बढ़ाती है, समन्वय को बढ़ाती है। ये इसकी कुछ बातें हैं। अगला प्रश्न 125 वर्ड में ये भी है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका क्या है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से अक्सर PCS मेंस में प्रश्न पूछा जाता है। एक बार प्रश्न पूछा था केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का वर्णन कीजिए, सिंपल सा, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का वर्णन कीजिए। तो संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 268 से 293 के बीच में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के बारे में बताया गया है। और 245 से 255 के बीच में बताया गया है ये केंद्र राज्य जो विधायी संबंध है इसके बारे में। एक विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध है, 3 प्रकार के संबंध है। उसी वित्तीय संबंध में वित्त आयोग जिसका उल्लेख 280 में है इसके बारे में बताना 125 वर्ड में टिप्पणी करनी है। और समालोचनात्मक परीक्षण करना है, मतलब इसकी कमियों में भी उजागर करनी कुछ।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन की बात की गई है, जो केंद्र तथा राज्य के मध्य परस्पर वित्तीय संबंधों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु एक मजबूत ढांचा प्रदान करती है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन की बात है, जो केंद्र तथा राज्यों के मध्य परस्पर वित्तीय संबंधों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु एक मजबूत ढांचा प्रदान करती है। प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है। यह एक अर्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। अर्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है ये। केंद्र राज्य संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका क्या है? केंद्र राज्य संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका क्या है? अर्धन्यायिक और सलाहकारी निकाय है। संघ और राज्यों के बीच शुद्ध आगमों का वितरण अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों का निर्धारण करता है। अनुच्छेद 275 भी महत्वपूर्ण है। संचित, जो केंद्र की संचित निधि है, भारत सरकार की संचित निधि, उससे राज्यों को अनुदान सहायता के बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 275 में। इसके बारे में सिफारिश करता है वित्त आयोग। राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय भी सुझाता है वित्त आयोग। जो केंद्र का वित्त आयोग है वो नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि का संवर्धन कैसे हो, इसके लिए उपाय सुझाता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई विशिष्ट कार्य, तो कौन कौन से कार्य होंगे इसके? पहला, संघ और राज्यों के बीच शुद्ध आगमों का वितरण और केंद्र की संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों का निर्धारण, अनुच्छेद 275 में इसकी चर्चा भी है। और राज्य में नगर पालिका और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय, और राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई विशिष्ट निर्देश भी इसमें है, इसके कार्य में है। चुनौतियां, क्योंकि समालोचनात्मक परीक्षण करना था तो चुनौतियां भी बताना है। देश की महत्वपूर्ण तथा संवैधानिक संस्था होने के बावजूद कुछ सीमाएं, चुनौतियां विद्यमान हैं। वित्त आवंटन के मानदंडों में उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों में भेदभाव। ये एक बात आता है कि दक्षिणी राज्य जो हैं ज़्यादा राजस्व देते हैं सरकार को, लेकिन उनको वित्तीय आवंटन कम मिलता है, क्योंकि वित्तीय आवंटन का जो कुछ मानदंड बनाए गए हैं उसमें एक जनसंख्या को आधार बनाया गया है, और जनसंख्या ज़्यादा कहाँ है? यूपी बिहार में। वहाँ से राजस्व की अपेक्षा आवंटन ज़्यादा होता है, इसलिए दक्षिणी राज्य जो है वो भेदभाव मानते हैं कि मानदंड के आधार में कुछ गड़बड़ है। तो ये एक चुनौती है। आयोग की सलाहकारी प्रकृति, ये भी हम बता सकते हैं आलोचना में कि सलाहकारी प्रकृति है, बाध्यकारी नहीं है। और जीएसटी काउंसिल उपरांत शक्तियों में कमी हो गई इसकी। जीएसटी काउंसिल जो आर्टिकल 279A में है, उसके गठन के बाद में वित्त आयोग की शक्ति में कमी, यह आलोचना का विषय है। तो मानदंड में गड़बड़ है, सलाहकारी प्रकृति है, जीएसटी काउंसिल के बाद इसकी भूमिका में कमी आई है, और राज्य के बीच आय असमानता को कम करने में असमर्थ रही है। वित्त आयोग देश में सहकारी संघवाद को स्थापित करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इसे और अधिक सशक्त बनाकर केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंधों को मजबूत किया जाए। चलो अगला प्रश्न, ये भी 125 वर्ड में है। लोक अदालतों ने भारतीय विधिक प्रणाली में परिवर्तन लाने में महान उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। भारतीय विधिक प्रणाली क्या है? कि सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय हैं, मतलब जिला में अदालतें हैं, जिसमें सिविल कोर्ट है और क्रिमिनल कोर्ट होते हैं, दो प्रकार की कोर्ट। तो ये भारतीय विधिक प्रणाली कुछ ऐसी एकीकृत प्रणाली है भारत में, जिसमें केंद्र और राज्य के जो कानून हैं वो ये पूरे न्यायालय मिलकर के लागू करते हैं। तो संविधान की व्याख्या जो सर्वोच्च न्यायालय करता है, संवैधानिकता की जांच जो है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों करते हैं। ये भारतीय विधिक प्रणाली है। जो भी केंद्र राज्य के विवाद हैं वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का कोई अगर चुनाव संबंधी मामला है सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाता है।
कुछ केंद्र और राज्य के बीच में विवाद है, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। रिट संबंधी मौलिक अधिकार संबंधी कोई अगर विवाद है तो वो 226 के तहत उच्च न्यायालय, 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। लेकिन यहाँ पे लोक अदालत की जो भूमिका है वो बढ़ती जा रही है, इसके बारे में प्रश्न पूछा है। तो पहले भारतीय विधिक प्रणाली थोड़ा बता दें और फिर लोक अदालत कैसे इसमें परिवर्तन ला रही है। एक आंकड़ा ध्यान रहे कि भारत में लगभग 4,60,00,000 मामले जो है लंबित हैं। तो ऐसे में कई सारे जो छोटे छोटे मामले हैं, सिविल मामले हैं, फैमिली मामले हैं, उसके निपटारे के लिए लोक अदालत या फैमिली कोर्ट्स वगैरह भूमिका निभाते हैं। लोक अदालत हैव एक्टेड एज अ ग्रेट कैटलिस्ट फॉर चेंज इन इंडियन लीगल सिस्टम। एलुसिडेट। लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान का एक मंच है। एक शब्द वैकल्पिक विवाद समाधान, ये ध्यान रहे। लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान का एक मंच है जिसे कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालत को वैधानिक दर्जा दिया गया है। ये इंटरम ध्यान रखें लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान मंच है जो वैधानिक संस्था है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इसको वैधानिक दर्जा दिया गया है। यहाँ वे मामले निपटाए जाते हैं जो न्यायालय में लंबित हैं अथवा सभी अभी मुकदमे के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हैं। तो यहाँ कौन से मामले आते हैं जो न्यायालय में लंबित हैं, पहली बात, अथवा अभी मुकदमे के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हैं। लोक अदालत के कार्य तथा विशेषताएं: प्राकृतिक न्याय पर आधारित, गांधीवादी दर्शन पर आधारित, अदालत के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं, किसी भी न्यायालय में लंबित मामले की सुनवाई करती हैं, लंबित मामलों की सुनवाई, निःशुल्क और त्वरित न्याय मिलता है, प्रत्येक निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होता है। ये नोटेबल पॉइंट है कि लोक अदालत में जो निर्णय होते हैं प्रत्येक निर्णय अंतिम होता है और बाध्यकारी भी होता है। तो लोक अदालत के बारे में प्राकृतिक न्याय पर आधारित है, गांधीवादी दर्शन पर आधारित है, सिविल कोर्ट की इसके शक्तियाँ होती हैं, जो भी लंबित मामले वगैरह हैं वो इसमें आते हैं, निःशुल्क और त्वरित न्याय मिलता है जो आर्टिकल 39A में है। त्वरित और निःशुल्क मतलब निःशुल्क और विधिक सहायता करके है, त्वरित न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता यानी आर्टिकल 39A वो यहाँ पे मिलता है, निःशुल्क और त्वरित न्याय, और प्रत्येक निर्णय अंतिम होता है, बाध्यकारी होता है। लोक अदालत कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा इसको प्राप्त है, गांधीवादी दर्शन पर आधारित है, प्राकृतिक न्याय पर आधारित है, लंबित मामले यहाँ पर आते हैं, इसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है, सिविल कोर्ट की शक्तियाँ इसके पास में होती हैं। ये कुछ कार्य हैं। लोक अदालत भारतीय विधिक प्रणाली में उत्प्रेरक कैसे उत्प्रेरक है? न्याय प्रणाली में सुगमता और आसान पहुंच होती है, इस कारण बिना अपील न्याय सुविधा उपलब्ध है, पेंडिंग मामलों में कमी होती है, न्यायालयों का बोझ कम होता है, जनता को समय पर न्याय मिल जाता है, जनता का न्यायिक सिस्टम पर भरोसा बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है। भारतीय न्यायपालिका में 3.5 नहीं 4.5 करोड़ से ज़्यादा केस हैं, 4.6 तो 4.5 मान लें, 4.5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। उच्चतम न्यायालय में उच्चतम न्यायालय ने त्वरित एवं निःशुल्क न्याय को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए कि जनता को समय पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए इसकी स्थापना की गई,
जो वर्तमान में प्रभावी भूमिका निभा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा की अपनी संभावनाएं एवं सीमाएं, मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव के क्या फायदे हैं और क्या उसकी चुनौतियां हैं, ये बताना है। लास्ट में निष्कर्ष बता देना है। पहले इंट्रो से शुरुआत करेंगे। निर्वाचन आयोग देश में लोकसभा तथा विधानसभा, निर्वाचन आयोग देश में लोकसभा तथा विधानसभा के चुनावों के लिए उत्तरदायी एवं महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है, चुनावों को लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है। इंट्रो में ऐसी अच्छी अच्छी बातें लिखना है कि निर्वाचन आयोग देश में लोकसभा विधानसभा के चुनावों के लिए उत्तरदायी एवं महत्वपूर्ण संस्था है। इसका कार्य जो है निष्पक्ष और पारदर्शी, मतलब निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाना है और चुनावों को लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है। भारत में केंद्र तथा राज्यों में प्रतिवर्ष चुनावों का आयोजन किया जाता है, जिसके समाधान के लिए एक देश एक चुनाव जैसे महत्वपूर्ण विचारधारा सामने आई है। अभी हाल में केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया था। समिति की रिपोर्ट को मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए एक क्रियान्वयन समूह का गठन किया था। तो कोविंद कमेटी गठित हुई थी, रामनाथ कोविंद कमेटी गठित हुई थी एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित जो बारीकियां हैं उसके अध्ययन के लिए। तो क्या संभावनाएं हैं, यानी कि पक्ष में तर्क, एक साथ चुनावों में सरकारी कर्मचारियों पर कार्यभार की कमी होगी, जिससे वे वास्तविक कार्य पर फोकस कर सकते हैं। तो सरकारी कर्मचारियों की दक्षता में सुधार होगा, उनके समय की बचत होगी। काला धन, क्रोनी कैपिटलिज्म में कमी आएगी, भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगा। बार बार चुनाव होने से सरकार के ऊपर दबाव रहता है, तो भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ती है। एक बार चुनाव हो जाएगा फिर फुर्सत हो जाएगा, इससे भ्रष्टाचार की संभावना में कमी आएगी। काला धन, क्रोनी कैपिटलिज्म में कमी आएगी। शासन और स्थिरता, बार बार चुनावी रैलियों तथा प्रचार में फिजूल खर्ची में कमी आएगी। R&D पर अधिक समय लगेगा। नीति आयोग के अनुसार देश में प्रत्येक वर्ष कम से कम एक चुनाव होता ही रहता है, जिससे देश में प्रशासनिक और विधायी रिसर्च पर प्रभाव पड़ता है। सीमाएं क्या है, क्या चुनौतियां आएंगी, क्या संघीय ढांचे के विरुद्ध दोनों चुनाव एक साथ होने से क्षेत्रीय तथा स्थानीय मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। क्षेत्रीय दलों का पलायन, एक साथ चुनावों में मतदाताओं द्वारा केंद्रीय पार्टियों को प्राथमिकता, संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। लगातार चुनाव से राजनीतिक दलों की जनता के प्रति जवाबदेही बनी रहती है, तो जवाबदेहिता में कमी आएगी इससे। एक देश एक चुनाव की शुरुआत आज़ादी के समय से 1967 तक चली आ रही थी, परंतु राजनीतिक अस्थिरता तथा महत्वाकांक्षाओं के चलते यह प्रक्रिया बाधित हुई। यह कदम कई मायनों में प्रभावोत्पादक कदम माना जा सकता है, किंतु इसकी संवैधानिक मर्यादा, सभी राजनीतिक दलों में सामंजस्य, लोकतांत्रिक आदर्श, सहकारी संघवाद आदि को ध्यान में रखकर इसे प्रभावी बनाया जाए। अगला प्रश्न 125 वर्ड में है। नीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। NGOs पूछता है हर साल। डिस्कस द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। NGO का जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नीति निर्माण प्रक्रिया में क्या भूमिका है। पहले इंट्रोडक्शन। गैर सरकारी संगठन यानी NGO सभ्य नागरिक समाज की संगठित अभिव्यक्ति है। गैर सरकारी संगठन NGO सभ्य नागरिक समाज की संगठित अभिव्यक्ति है। ये संगठन समाज सेवा के भाव से प्रेरित होकर समाज सेवियों तथा बुद्धिजीवियों द्वारा निर्मित समाज के पिछड़े तथा वंचित लोगों के कल्याण एवं विकास हेतु कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं। ये संगठन समाज सेवा के भाव से प्रेरित होकर समाज सेवियों तथा बुद्धिजीवियों द्वारा निर्मित समाज के पिछड़े तथा वंचित लोगों के कल्याण एवं विकास हेतु कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं, जैसे कि स्माइल फाउंडेशन, प्रथम फाउंडेशन, फिक्की, एसोचैम, ईशा फाउंडेशन,
एक है यूपी में जो हरितिका एनजीओ है, जो बुंदेलखंड में हरियाली को बढ़ाने के लिए काम करती है। इस्माइल फाउंडेशन, प्रथम फाउंडेशन, फिक्की, एसोचैम, ईशा, हरितिका, ये कुछ एनजीओ का नाम ध्यान रहे। इस्माइल फाउंडेशन, प्रथम फाउंडेशन, ईशा फाउंडेशन, फिक्की, एसोचैम, ये सब। नीति निर्माण प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। सभ्य नागरिक समाज तथा सरकार के मध्य एक सभ्य नागरिक समाज तथा सरकार के मध्य एक कड़ी का काम करता है एनजीओ। सरकारी कार्यक्रमों को जनता तक तथा जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। नागरिकों की आवाज़ को अभिव्यक्ति देकर सहभागी लोकतंत्र को सक्षम बनाता है। सरकारों से अपने तथा जनहित के लिए दबाव डालकर लाभकारी नीतियां बनवाता है, दबाव समूह के रूप में काम करके। सहभागी शासन में भूमिका। नागरिक केंद्रित कानूनों का निर्माण करवाना, जैसे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया, तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया। इसके पीछे भी एक संगठन बहुत कार्य कर रहा था 1970 के दशक से ही। MKSS करके हैं, मजदूर किसान शक्ति संगठन, तो ये भी एक एनजीओ ही है। इसके प्रयासों से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये सब कानून कुछ बन पाए एनजीओ के प्रयासों से। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। फिर पहरेदार के रूप में सार्वजनिक हितों के पहरेदार होते हैं। संवेदनशीलता, शासन प्रशासन में जनता की संवेदनशीलता को बढ़ाना। चुनौतियां क्या है? विश्वसनीयता में कमी, वित्त पोषण में बाधाएं, पारदर्शिता की कमी, आतंकवाद को प्रोत्साहन के कुछ एलिगेशन लगे हैं, विस्तार पर प्रतिबंध है। सरकार ने एनजीओ में विद्यमान पारदर्शिता का अभाव, वित्तीय अनियमितता जैसी समस्याओं से निपटने के लिए FCRA, एक कानून है FCRA 2010 का निर्माण किया है। एनजीओ में विद्यमान पारदर्शिता का अभाव, वित्तीय अनियमितता जैसी समस्याओं से निपटने के लिए FCRA 2010 का निर्माण हुआ है। हाशिए पर लटके लोगों तथा देश उत्थान के लिए एनजीओ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक, उपर्युक्त समस्याओं को दूर कर इसे और सशक्त बनाया जाना चाहिए। फिर एक प्रश्न 125 वर्ड में, भारत में नागरिक अधिकार पत्र यानी सिटीजन्स चार्टर प्रभावी नहीं बन सके हैं। इन्हें प्रभावी एवं अर्थपूर्ण बनाने की आवश्यकता है। मूल्यांकन कीजिए। तो पहले नागरिक अधिकार पत्र क्या होते हैं, इसके क्या लाभ हैं, ये बता दें। फिर प्रभावी क्यों नहीं बन पाए हैं वो बता दें। फिर कैसे प्रभावी बना सकते हैं इसको बता दें। 125 वर्ड में है ये। किसी संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मानकों के संबंध में की गई प्रतिबद्धताओं का समुच्चय ही नागरिक चार्टर है। किसी संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मानकों के संबंध में की गई प्रतिबद्धताओं का समुच्चय ही नागरिक चार्टर है। किसी संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मानकों के संबंध में की गई प्रतिबद्धताओं का समुच्चय नागरिक चार्टर है। डेफिनेशन एक लाइन में, किसी संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली जो सेवाएं हैं उनके क्या मानक होंगे, कितने समय में सेवाएं मिल जाएंगी, कौन कौन सी सेवाएं हैं, अगर सेवा नहीं मिल पाई तो उसका शिकायत कहाँ कर सकते हैं, इन सब के बारे में पूरा एक लिस्ट प्रोवाइड किया जाता है। उसे कहते हैं नागरिक चार्टर। भारत में नागरिक चार्टर पत्र प्रभावी नहीं बन सका, इसके कारण क्या है? एक तो अशिक्षा। भारत में नागरिक अधिकार पत्र से अनभिज्ञ लगभग, अब इतना परसेंटेज ने, भारत में नागरिक अधिकार पत्र से काफ़ी लोग अनभिज्ञ हैं।
इस जागरूकता शिक्षा का अभाव है। फिर पारदर्शिता, विभिन्न संगठनों द्वारा पारदर्शिता का अभाव, मानक, सेवा वितरण के मानक का अभाव है। परिवर्तनशीलता का अभाव, विभिन्न संगठनों द्वारा समय व परिस्थितियों के अनुसार अपग्रेडेशन का अभाव है। आधारभूत संरचना, पर्याप्त आधारभूत संरचना का अभाव है। तकनीकी अभाव, तकनीकी अभाव के चलते अल्पसंख्यक जनता तक पहुंच, बहुसंख्यक जनसंख्या अपरिचित। तो क्या क्या बताया, क्या चुनौती है? एक शिक्षा की कमी, दूसरी बता दिया पारदर्शिता की कमी, पारदर्शिता की कमी बता दिया। फिर आधारभूत संरचना की दिक्कत, तकनीकी अभाव, इस कारण से प्रभावी नहीं है। फिर नागरिक अधिकार पत्र को प्रभावी बनाने हेतु उपाय, प्रत्येक सेवा के लिए मानक और मानदंड निर्धारित करना, पारदर्शिता के प्रति कठोर नियम बनाना, सेवाओं को स्पष्ट परिभाषित करना, शिक्षा के क्षेत्र में जन जागरूकता बढ़ाई जाए, आधारभूत संरचना निर्माण कर नवीन तकनीकी से जोड़ा जाए, आदर्श नागरिक घोषणा पत्र संहिता का पालन किया जाए, नागरिक घोषणा बनाते समय शोध और अनुसंधान पर विशेष बल दिया जाए, नागरिक घोषणा पत्र का समयबद्ध पुनर्मूल्यांकन किया जाए। ये सब उपाय हो सकते हैं। क्या क्या? कि प्रत्येक सेवा के लिए मानक और मानदंड निर्धारित हो, पारदर्शिता, स्पष्ट परिभाषा हो सेवाओं की, कौन कौन सी सेवाएं दी जाएंगी वगैरह, जन जागरूकता बढ़े, आधारभूत संरचना नवीन तकनीकी उसमें जोड़ी जाए, नागरिक घोषणा बनाते समय शोध अनुसंधान पर बल दिया जाए, और जो घोषणा पत्र बना भी है नागरिक घोषणा, उसका समय समय पर मूल्यांकन भी होता रहे। चुनौतियां, जनता को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मुहैया कराना, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता में वृद्धि। इससे लाभ क्या होंगे? तो देश में सुशासन तथा समावेशी विकास हेतु आवश्यक है कि नागरिक अधिकार पत्र के प्रति जन जागरूकता बढ़ाई जाए। सुशासन और समावेशी विकास लाना है तो नागरिक अधिकार पत्र के प्रति जन जागरूकता बढ़ाई जाए, जिससे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का भी विकास हो सके। एक प्रश्न है 200 शब्दों में, एक जनतांत्रिक व्यवस्था में लोक सेवाओं की भूमिका क्या है? सिविल सर्विसेज की क्या भूमिका है? सिविल सर्वेंट का काम क्या है? कि सरकार की नीतियों को, उनके कार्यक्रमों को, योजनाओं को, कानूनों को लागू करवाना, ये काम है। और भारत में जनतांत्रिक मतलब भारत में लोक कल्याणकारी राज्य है, तो यहाँ पे लोक सेवाओं का काम क्या है? कि लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना ताकि जनता का कल्याण हो सके। तो ये भूमिका, लोक सेवाओं की भूमिका क्या है? तो पहली भूमिका हम बता सकते हैं कि योजना वगैरह जो आ रही हैं स्कीम्स, उसको सही से इम्प्लीमेंट करना, जनता तक जो है योजनाओं को पहुंचाना, जनता मतलब शासन में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना, और लोकतंत्र में जनता का विश्वास बढ़ाना। इसके लिए पारदर्शिता, जवाबदेहिता, ई प्रशासन, इन सब पहल को बढ़ावा देना, ये भी उद्देश्य है। फिर जनता और सरकार के बीच में एक पुल के रूप में भी काम करते हैं, जनता तक आसान पहुंच होती है इनकी। ये सब चीज़ें, ये भूमिका इनकी है। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले लोक सेवकों को लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार माना जाता है। ये राज्य द्वारा निर्मित विधियों में विशेषज्ञता तथा वास्तविक क्रियान्वयन में सुचारू भूमिका निभाते हैं। तो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले लोक सेवकों को लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार माना जाता है। ये राज्य द्वारा निर्मित विधियों में विशेषज्ञता तथा वास्तविक क्रियान्वयन में सुचारू भूमिका निभाते हैं। भारत में लोक सेवकों की भूमिका क्या है? सामाजिक समानता,
तथा आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना, सुशासन तथा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, आपदा प्रबंधन, बढ़िया बात है, आपदा प्रबंधन और राहत कार्य मुहैया कराना, भ्रष्टाचार में कमी लाना तथा पारदर्शिता को बढ़ाना, कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों को जनता तक पहुंचाना, जनता तथा सरकार के मध्य पुल का कार्य करना, सिविल सेवक सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हैं, कमजोर वर्ग एवं महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल करना। सिविल सेवाओं के समक्ष चुनौतियां क्या हैं? लाल फीताशाही, राजनीतिक झुकाव, राजनीतिक व आपराधिक गठजोड़, निष्पक्षता तथा तटस्थता की कमी, स्वहित को वरीयता मतलब कि भ्रष्टाचारी, जो भ्रष्टाचार है कई बार वो चुनौती बन जाती है। सिविल सेवक लोकतंत्र की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। संथानम समिति, जिसका गठन 1964 में हुआ था, और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को अपनाकर लोक सेवाओं को और सशक्त बनाया जा सकता है। और ई प्रशासन को बढ़ाकर के भी, ई गवर्नेंस को बढ़ाकर, इसमें एक उदाहरण क्या है? एक माई गॉव पहल है वो, और उमंग ऐप है, उसके माध्यम से। प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के गठन व कार्यों का वर्णन करते हुए इसकी सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन, कार्य और सीमाएं क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में के संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ। कार्यपालिका निकाय के रूप में गठन हुआ। 2003 में संवैधानिक दर्जा इसको मिला। नहीं, केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो है संविधान में उल्लेख नहीं है। 2003 में इसको सांविधिक दर्जा मिला होगा, वैधानिक दर्जा। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं, बहुसदस्यीय निकाय है। तो ये गठन है 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पे बना, कार्यपालिका निकाय के रूप में है। 2003 में कानून के माध्यम से कानूनी दर्जा मिल गया, बहुसदस्यीय निकाय है, एक अध्यक्ष होते हैं, 2 सदस्य होते हैं। कार्य क्या है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराध की जांच करना, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के कामकाज की देखरेख करना तथा जांचों की समीक्षा करना, सतर्कता संबंधी अनुशासनात्मक मामले में अन्वेषक, जांच, अनुरक्षण आदि सलाह देना, भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों तथा सरकार के अन्य संगठनों के सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निवारण संबंधी कार्य की जांच करना। सीमाएं क्या है? प्रकृति सलाहकारी है, आपराधिक मामले रजिस्टर करने की शक्ति सीमित, निजी संगठनों और व्यक्तियों पर इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, सीबीआई पर सीमित अधिकार, आधुनिक तकनीकी तथा कुशल कर्मचारियों की कमी। उपर्युक्त सीमाओं को लक्षित करते हुए सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को और सशक्त बनाया जा सकता है। साथ ही इसमें हो रहे सरकारी हस्तक्षेप को और तार्किक बनाया जाए। ई शासन से प्रशासनिक तंत्र को किस सीमा तक अधिक नागरिक केंद्रित बनाया है? ई शासन ने प्रशासनिक तंत्र को किस सीमा तक अधिक नागरिक केंद्रित बनाया है? टू व्हाट एक्सटेंट हैज ई गवर्नेंस मेड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर सिटीजन सेंट्रिक? तो क्या ई शासन प्रणाली को और अधिक सहभागी बनाया जा सकता है? ये बताना है। तो मतलब कुछ चुनौतियां होंगी तो उसके उपाय क्या हैं, ये पूछा बेसिकली। तो कैसे नागरिक केंद्र बनाया है? तो इसमें हम कह सकते हैं माई गोव पोर्टल के माध्यम से अपने सुझाव वगैरह दे सकते हैं। उमंग पोर्टल के माध्यम से भी जो है कई सारे
मतलब 22,000 से अधिक सेवाओं को एकीकृत किया गया है। 300 अधिक विभाग उसमें एकीकृत हैं, 13 भाषाओं में है और केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय की भूमिका निभाता है। उमंग पोर्टल जो है इस तरीके से एक नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुदृढ़ करता है। तो माई गॉव पोर्टल हो गया, उमंग पोर्टल हो गया। ई शासन में ऐसे कुछ और भी आ जाएंगे, जैसे यूपी का है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है एक। फिर इसमें कुछ चुनौतियां भी होंगी, जैसे जागरूकता का अभाव या इंटरनेट की पहुंच की कमी, मोबाइल की कमी आदि आदि। तो उसके उपाय भी बता देंगे लास्ट में, तो हो जाएगा कंप्लीट। पिछले कुछ वर्षों में ई गवर्नमेंट की शुरुआत करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा बड़ी संख्या में पहल की गई है। सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार और उन तक पहुंचने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई स्तरों पर निरंतर प्रयास किए गए हैं, जैसे सभी सरकारी विभागों के कंप्यूटरीकरण। देश भर में ई गवर्नेंस पहलों के तहत दूर दराज के गांवों तक पहुंचने वाला एक विशाल देशव्यापी बुनियादी ढांचा विकसित हो रहा है और इंटरनेट पर आसान विश्वसनीय पहुंच को सक्षम करने के लिए रिकॉर्ड का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण हो रहा है। इसमें हम डिजिटल इंडिया मिशन जो है इसका भी थोड़ा उल्लेख ऐसे कर सकते हैं। इसका अंतिम उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं को नागरिकों के घर के करीब लाना है। सामान्य सेवा वितरण आउटलेट के माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं को उनके इलाके में आम आदमी के लिए सुलभ बनाना है और आम आदमी की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सस्ती कीमत पर ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। ई गवर्नेंस ने भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को अधिक नागरिक केंद्रित बनाने, सरकारी कार्यों में पहुंच, पारदर्शिता बढ़ाने में पर्याप्त प्रगति की है। फिर भी ई गवर्नेंस को अधिक सहभागी बनाने के लिए इसमें और सुधार की गुंजाइश है। इसे निम्नलिखित कार्यक्रमों द्वारा समझा जा सकता है। डिजिटल इंडिया अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान करके भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना है। यह सुनिश्चित करना है कि वे औसत नागरिक के लिए आसानी से उपलब्ध हों। फिर माई गॉव प्लेटफॉर्म, यह नागरिकों को चर्चा में भाग लेने, विचार साझा करने और यहाँ तक कि नीति निर्माण में भाग लेने की सुविधा देता है। इससे नागरिक शासन के भागीदारी पहलू को बढ़ाते हुए सरकारी अधिकारियों के साथ जोड़ सकते हैं। ई शासन प्रणाली को और अधिक सहभागी बनाने के उपाय क्या हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया सहभागिता से, ओपन डेटा पहल द्वारा, क्राउड सोर्सिंग द्वारा, डिजिटल समावेशन, ऑनलाइन फीडबैक मैनेजमेंट से, ई पिटीशन दायर करके, ऑनलाइन सर्वे और वोटिंग के माध्यम से, रियल टाइम अपडेट से। ऊपर लिखित दर्शाता है कि ई गवर्नेंस ने सरकारी सेवाओं और सूचनाओं तक पहुंच में सुधार किया है। नागरिक अब उपयोगकर्ता अनुकूल वेबसाइटों और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से सरकारी एजेंसियों के साथ बातचीत कर सकते हैं, जिससे लंबी यात्राओं और लंबे समय तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता कम हो जाती है। इसे और बेहतर बनाने के लिए सिंगापुर सरकार का सिंग पास, एस्टोनिया का ई रेजिडेंसी और फिनलैंड का ओपन मिनिस्ट्री कार्यक्रम ई शासन प्रणाली को और अधिक सहभागी बनाने को प्रेरित कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।